नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पिछली वीडियो में पॉलिटी पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले जाके पिछला वीडियो देख लें, फिर आगे शुरुआत करें। क्योंकि पीछे हम क्लास इस तरीके से चला रहे हैं कि क्लास कम से कम क्लास वीडियो में आ जाए और जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो आइए हम नीति निर्देशक तत्वों में शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में 44 तक हो चुका था। आज अनुच्छेद 45 में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 45 की बात है, ठीक है। इसमें कहा गया कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से एक है, ठीक है। तो जो ये बात कही गई है आर्टिकल 45 में कही गई है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। राज्य पूर्णतः यह प्रयास करेगा, अपने नियमों में जो भी नियम बनाएगा उसमें यह प्रयासरत रहेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसी आधार पर, इसी को आधार बना करके जो प्राइमरी स्कूल हैं और उससे ऊपर वाले स्कूल हैं उसमें क्या है, इसी आर्टिकल को आधार बना करके शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करने की बात करता है, ठीक है। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के जो समाज के दुर्बल और कमजोर वर्ग हैं, इनके लिए इनका शोषण ना हो, इनको सामाजिक अन्याय ना हो। इनके साथ सामाजिक अन्याय का मतलब जैसे आर्टिकल 17 में छुआछूत हो गया। आर्टिकल 15 को देख लेते हैं, किसी जगह पे जाने से मना, मंदिरों में जाने से मनाही की गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ना हो। इसी को आधार बना करके सारे अनुच्छेद बनाए, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो जहाँ भी दंडिक प्रावधान किया गया है डीपीएसपी को ही आधार बनाया गया है लगभग। अनुच्छेद 47 कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि को औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग करने के लिए राज्य प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। तो इसमें लोक व्यवस्था, पहले चीज तो पोषाहार का सुधार की बात की गई है, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने की बात की गई है, लोक व्यवस्था को की सुधार की जाए स्वास्थ्य की, ठीक है। नशीले पदार्थ, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक की बात की गई है। इसी को आधार बना करके बिहार सरकार में क्या हुआ, शराबबंदी की गई, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में जहाँ हमारा संविधान इस तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे मानव को सुरक्षा दी गई है, मानव के अधिकारों की बात की गई है, कर्तव्यों की बात की गई, वहीं जानवरों के लिए भी क्या व्यवस्था है। तो आर्टिकल 48 में देख लीजिए, जानवरों के लिए गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ठीक है। उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करने की बात की गई है आर्टिकल 48 में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 48 में की गई है, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं, 4 बातें, इनको ध्यान रखना। गाय बछड़ा, जैसे यूपी सरकार में गौ हत्या पर रोक लगा दी गई है, तो आर्टिकल 48 को ही आधार बनाकर यूपी में गौ हत्या पर रोक लगाई गई है। तो हमारा संविधान जब ये चीज बता रहा है कि गाय, बछड़ा व अन्य जो दुधारू पशु हैं, इनकी बलि पर रोक लगाई जाए, उसी को आधार बना करके गौ हत्या पर
रोक लगाई गई है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारक हैं और जो भी स्थान हैं, ठीक है, या वस्तु का संरक्षण करने की बात आर्टिकल 49 के तहत की गई है। यही चीज़ है जो हमारे यहाँ जो जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और बनारस में देख लीजिए जो मंदिर है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, इस तरीके से जो पुराने स्थान हैं, मंदिर की बात नहीं, और भी जो स्थान हैं उनकी भी बात की गई है कि उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो भी ऐतिहासिक वस्तु हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका जो है संरक्षण करना ये राज्य का भी कर्तव्य होगा। ठीक है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में यदि कोई कानून जो भी संरक्षण मिल रहा है, इसी को आधार बना करके संरक्षण दिया जा रहा है। आर्टिकल 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित ये आर्टिकल 50 है। ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग करने का प्रावधान किया गया है कि इससे क्या होगा, अगर दोनों एक में रहेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक में रहेंगे, तो क्या होगा कि शक्ति जो है एक हाथ में रहेगी, और शक्ति एक हाथ में होने से क्या होता है, निरंकुशता बढ़ती है। तो यहाँ दोनों को अलग करने का प्रयास किया गया। हालांकि अपवाद स्वरूप हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उसके बाद एसडीएम साहब होते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, ये इसके अपवाद स्वरूप हैं। इनके हाथों में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करना। ठीक है, तो इस बात का भी आर्टिकल 51 में जो कही गई है इसका ध्यान रखना, पहली बात। अब हम शुरुआत करेंगे मूल कर्तव्य की। हमारा संविधान हमें नागरिकता दिया, हमें मूल अधिकार दिया, मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया, समानता का अधिकार दिया। नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया गया कि राज्य का कर्तव्य होना चाहिए हर जगह, लेकिन लागू करे या न करे वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य किस प्रकार सक्षम है कि इसको लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि क्या सभी सारे कर्तव्य राज्य के ही हैं, हमारे कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, भैया सरकार के ऊपर सौंप देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है, हमें भी कुछ करना है देश के लिए, हमें भी देश को मजबूत बनाने के लिए हम ही को प्रयास करना है। भारतीय संविधान में पहली बात सबसे पहले ही कह दी गई है, प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हम भारत के लोग, मतलब कि भारत की जनता। तो जनता के जब शामिल की गई है, जनता ही इसकी शक्ति का आधार है, तो जनता का कर्तव्य भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम मूल कर्तव्य को। तो मूल कर्तव्य सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो बनी थी, इस पर बात करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इस समिति का गठन आपातकाल के बाद किया गया 1976 में। ठीक है, 1975-76 का आपातकाल लागू हुआ था, उसके बाद 1976 में इसकी गठन की गई। आपातकाल की समाप्ति के बाद की देखिए, हम सब राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों का भी कर्तव्य क्या होना चाहिए राज्य के लिए। तो ठीक है, तो इसी पर के महत्व के लिए इन्होंने 75-77 में इसकी संतुष्टि दी थी। ठीक है, संस्तुति। इस समिति ने सिफारिश की थी संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से पाठ होना चाहिए, मूल कर्तव्य का एक अलग से भाग होना चाहिए। ठीक है, नागरिक अधिकारों का प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निभाने आना चाहिए। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी ये किससे संबंधित थी। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी ये मूल कर्तव्य से संबंधित थी। आइए हम देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं।
ठीक है। तो अनुच्छेद का 51 का, कहीं कहीं पे टा दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, का और टा दोनों दिया है, कहीं का कहीं टा, ठीक है। हम यहाँ पे का लेके आए हैं, फिलहाल आपको सुधारना हो तो वहां पे टा कर दीजिएगा, ठीक। 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे। तीसरी बात कही गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बना के रखें, ठीक है। चौथी बात कही जाती है कि देश की रक्षा करें, युद्ध आदि की जरूरत पड़ने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवी बात इसमें कही जाती है, भारत के सभी लोगों को समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रत्येक या वर्ग या आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। सातवीं बात कहती जाती है पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये आठवीं बात हुई, ठीक है। तो भारतीय जो मूल कर्तव्य है, नोट करते, ये सीरियल में याद करना मेरे दोस्त, ठीक है। नौवां मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर वृद्धि करता रहे, बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो, ठीक है। हम ही कुछ करेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इस बात का भी ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो गुटखा खाने वाले गुटखा बंद करें, इसके पीछे सरकार का बहुत पैसा व्यय होता है। साफ सफाई में करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जा रहे हैं, तो यहाँ नुकसान ही हो रहा है। अभी हमारे गांव में एक स्कूल खुला, उसकी खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए। अब बताइए, ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं? पैसा तो हमारा ही लगा है, सरकार का नहीं लगा। सरकार अपने घर से पैसा ला करके कहीं नहीं लगाती, लगाते हम ही लोग हैं, ठीक है। तो सुरक्षा करनी चाहिए। 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य जो जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में, ठीक है। तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे। अब प्रश्न आ सकता है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, या फिर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें उनके माता पिता। तो ये कहां से जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा कहीं बाहर बहुत ज्यादा टाइट प्रश्न आने वाले नहीं है, हार्ड। बस घुमा फिरा करके यहीं से प्रश्न ऐसे आएंगे कि तुम, अगर जो बच्चे पढ़े हैं वो तो अपना काम बना लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं, जो 2 दिन 4 दिन पढ़ाई के भरोसे बैठे हैं कि यूपी पी के निकाल लेंगे सिर्फ दौड़ करके, तो अब वो ऐसी परीक्षा नहीं रह गई है, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसी वीडियो में देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे प्रधानमंत्री को, ठीक है, और संसद को। फिर एक वीडियो न्यायपालिका के लिए आ जाएगा। धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति की जो बात की गई है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, इस बात का ध्यान रखना। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के सदस्य शामिल होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। 17वां जब संविधान संशोधन 1992 में हुआ, वहां राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश की विधानमंडल के सदस्यों को शामिल करने की बात की गई। किस संविधान संशोधन में? तो 1992 में 17वां संविधान संशोधन होता है
उसी में ये बात की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 54 चुनाव से हो गया। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद कौन सा? 55। प्रश्न इसी तरीके आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रहना चाहिए कि आर्टिकल 55 में है। ठीक है, इस तरीके से बाकी ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा याद करते हुए चलिए। मोटा मोटा यदि आप याद कर लेंगे तो प्रश्न ऊपर से ही आने वाला है, अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं जाना है। बस थोड़ा जितना बताते जा रहा हूँ उतना नोट करते हुए जाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। इसमें पहली बात कही जाती है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। दूसरी बात कही जाती है इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग देगा। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा। और तीसरी बात इसमें कही जाती है संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत उपबंधित रीत के अनुसार महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। और इसी में अगली बात कही जाती है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर तब तक अपना पद पे बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये 3-4 बातें हैं इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए जो अहर्ताएं हैं, जरूरतें हैं, उसकी बात करते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब होगा, इस बात के लेकर के इसमें प्रावधान किया गया है, तो वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मतलब होने की योग्यता रखता होगा, ना कि लोकसभा का सदस्य होगा। लोकसभा का अगर सदस्य होगा तो जिस दिन वो निर्वाचित होगा राष्ट्रपति के लिए उसी दिन वो पद खाली हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन वो पद खाली हो जाएगा जब वो निर्वाचित हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। और किसी लाभ के पद की बात तो बात ही है, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो अहर्ताएं हैं, तो 3-4 अहर्ताएं हैं, इसको याद कर लीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु क्रॉस हो जानी चाहिए, न्यूनतम आयु दी गई है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 59 में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं सॉरी, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, पीछे भी बता चुका हूं। ठीक है, यदि संसद के किसी सदन या राज्य के किसी विधानमंडल का वो सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 59 में ये बात कही गई है। यहां से प्रश्न जो 59 में कही गई बात से है, यहीं से उठाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59 ये भी कहता है, अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस के लिए कोई उपबंध न किया जाए तब तक ऐसी उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उसके भोग का हकदार होगा राष्ट्रपति। ठीक है, शासकीय आवास, जो भी गाड़ी घोड़ी या उनके लिए उपलब्ध है उसका वो उपयोग करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी अनुच्छेद 59 में ही कहा गया है। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं तो यहाँ शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति के प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर के आता है, ठीक है, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आता है, अपने पद ग्रहण से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, यदि वो नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है, वो शपथ ग्रहण करेगा और उस शपथ पर अपना प्रतिज्ञान हस्ताक्षर देगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात, जो प्रावधान किया गया है वो 61 में किया गया है। 61 में पहली बात कही गई है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो
तब संसद का कोई भी सदन उस पर आरोप लगाएगा। ठीक है, कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। और ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है, अगर सूचना नहीं दी गई है तो 14 दिन पहले पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, तथा जो आरोप लगेगा ये कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया हो, तभी ये आरोप लगेगा। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया तब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्धन्यायिक प्रक्रिया चालू होती है। ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। राष्ट्रपति यहाँ पे अपनी बात रख सकता है। यदि अन्वेषण परिणाम स्वरूप या घोषित करने वाला संकल्प राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता है, राष्ट्रपति का अन्वेषण करने वाले या कराने वाले सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से जो ये आरोप लगाया गया ये पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तब उसी दिन से राष्ट्रपति अपना पद खाली मतलब खाली करेगा नहीं करेगा, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इस प्रकार है, इसका ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की बात है तो इससे बड़ी तैयारी करो, हम पढ़ाएंगे उसको भी। आ रहे हैं अगले महीने से, जहां पुलिस का पेपर खत्म फिर पीसीएस के लिए चालू कर देंगे अपना बैच। ठीक है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है, उसको बताना जरूरी है। तो आइए अब अनुच्छेद 62 पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की चर्चा जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 62 में किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा लिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह से के भीतर, ठीक है, 6 माह से पहले क्या होगा, ये रिक्तियां भर जाएगी, मतदान करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा वो क्या होगा, 5 साल के लिए पूरा पद ग्रहण करेगा। यहाँ नहीं कि जो बचे हुए समय हैं, संसद में ऐसा होता है लेकिन इसमें नहीं होता, बचे हुए समय के लिए ये नहीं होता, पूरे 5 साल के लिए। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति होता है, नोट डाल के इस बात को लिख लेना, राज्यसभा से ही चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उसी सदन में से चुना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 65 का में कहा गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उसी तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। जैसे भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा उपराष्ट्रपति अपना कार्य राष्ट्रपति के रूप में चालू कर देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान, उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां वो उपराष्ट्रपति उसका उपभोग करना चालू कर देगा। ठीक है, उसके पास आ जाएंगी सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त से कोई उपबंध न किया जाए तब तक ऐसी उपलब्धियां और भत्ते का विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, कैसे होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 66 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।
ऐसा निर्वाचन जो होगा ये गुप्त रखा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते ही वो पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से वो रिक्त समझा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी सदन का, चाहे विधानमंडल का हो चाहे संसद का हो। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र कब होगा, ये भी अनुच्छेद 66 में कहा गया है। वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु जो है न्यूनतम आयु दी गई है उसको पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए की योग्यता रखता होगा। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी नियंत्रण के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन यदि कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र वो नहीं होगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये सारी बातें जो हैं अनुच्छेद 66 से ही कही गई हैं। ज़्यादा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया गया है, 4-5 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करेगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ भी लेकिन लग जाएगा, यहाँ भी उपराष्ट्रपति हटाया जा सकता है, सब कुछ होता है उसके साथ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देगा या राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देगा, तो दोनों एक दूसरे को ही त्याग पत्र देते हैं। दूसरी बात इसमें 67 में कही गई है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत भी है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन पूर्व इसको भी सूचना मिलनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। सेम टू सेम प्रक्रिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चल रही है, बस वो ज़्यादा अनुच्छेद में कम अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पदों में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 68 में की गई है। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कमज़ोर मत होइए। 68 में पहली बात कही गई है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई जो रिक्ति है वो निर्वाचन जो होगा इसके लिए रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र कराया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की पूरी अवधि के लिए पद का धारण करने का हकदार होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 68 में ऐसी बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 69 में कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अभी राष्ट्रपति का पढ़ा, अभी उपराष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अब राष्ट्रपति किसके सामने कर रहा था? CGI के, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश के, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। अब 70 की बात करते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने की बात अनुच्छेद 70 में की गई, 70 में की गई है। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। तो दोस्तों अनुच्छेद 70 तक आज हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रधानमंत्री की, संसद की, ठीक है।
संसद के गठन की, राज्यसभा लोकसभा की, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट बस वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है, जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, दोस्तों का वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।